तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आप अकाउंट बना रहे हैं और जो आप अब तक बनाते थे, डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या फर्क होता है? आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अभी हम क्या बना रहे हैं? नाउ वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों अकाउंट में मेजर डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। मेरी आवाज आप सबको आ रही है ना बेटा? अकाउंट बहुत ध्यान से समझना है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आप क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अभी हम क्या बना रहे हैं डिसोल्यूशन में? रियलाइजेशन अकाउंट। मीनिंग क्या? इट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। माने पहले हम देखते थे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा हो गई, लायबिलिटी कम है, ज्यादा है, तो उसके डिफरेंसेस हम डालते थे इसके अंदर। जबकि ये जो अकाउंट बनता है टाइम ऑफ रिजोल्यूशन, इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज। तो ये जो रियलाइज का मतलब होता है कि कोई चीज को फंड में कन्वर्ट कर देना। आपने एसेट्स को बेचा या लायबिलिटी को पेमेंट किया तो वो चीज रियलाइज्ड हो गई, माने उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। जबकि रिवेल में हम उसे खाली इसका जो इफेक्ट है वो लेते थे, इंक्रीज डिक्रीज का, हम उसको रियलाइज नहीं करते थे। रियलाइज लाइक मतलब उसको राइट ऑफ, उसको हमने फिनिश कर दिया, एसेट्स को बेच दिया और अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया। क्यों बनाते हैं रिवेल अकाउंट? नेट प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये क्यों बनता है रियलाइजेशन अकाउंट? टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन। कब प्रिपेयर करते हैं रिवेल अकाउंट? एडमिशन पे, रिटायरमेंट पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, माने टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कभी भी अगर पार्टनरशिप में चेंज होगा तो क्या बनाएंगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का बिजनेस बंद कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, सो वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, जो भी इसका बैलेंस बचता है रिवेल अकाउंट का, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके ओल्ड रेशियो में। और रिवेल का जो अकाउंट का बैलेंस है वो ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर एग्जिस्ट हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 5, बेसिस ऑफ एंट्री रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवेल अकाउंट में हम क्या करते थे? जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी बुक वैल्यू और रिवैल्यूड फिगर्स का डिफरेंस लिखते थे, कितना चेंज हुआ है। जबकि इसमें क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्चुअल पेमेंट आपने किया है वो शो किया जाएगा, डिफरेंस नहीं लिखेंगे। एंट्री रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज एंड एक्चुअल पेमेंट। जबकि वहां पे क्या आता था रिवेल में? हम खाली डिफरेंस को शो करते थे। इफेक्ट ऑफ एंट्री ऑन अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवेल अकाउंट में अकाउंट क्लोज नहीं होता, बल्कि उसका नया बैलेंस हम नई बैलेंस शीट में अपडेट करके डालते हैं, तो अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड। जबकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, तो जो अकाउंट इसमें ट्रांसफर हुए एसेट्स और लायबिलिटीज के, वो सारे क्लोज हो गए। हमने एसेट्स को सेल कर दिया और जो हमारी लायबिलिटीज है उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो यहां पे क्या होता है? अकाउंट आपके क्लोज हो जाते हैं इन केस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कब बनता है रिवेल अकाउंट? कई बार बन सकता है, नंबर ऑफ ओकेजन्स पर, जैसे आपको मैंने बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज हो गया रेशियो। लेकिन जो ये वाला अकाउंट है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक ही बार बनेगा जब हम फर्म का बिजनेस क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। अब अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री मैंने आपको रफली बताया था, थोड़ा सा और डिटेल करूंगा मैं इसको, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर वेरियस एंट्री। तो पहले एंट्री ओपन करेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल द रिकॉर्डेड एसेट्स। जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है वो हम ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, इंक्लूडिंग गुडविल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, एक्सक्लूडिंग
असेट्स में क्या चीज ट्रांसफर नहीं होगी, माने ये जो एक्सक्लूडिंग है लिखे तो होते हैं ये बैलेंस शीट में एसेट साइड, बट नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। अगर पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? और ये सारे कहां ट्रांसफर होंगे? डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट एट देयर रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। जो बैलेंस शीट में फिगर लिखी होती है उसी फिगर पर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री मैंने आपको बताई थी, थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। एंट्री बनेगी आपकी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जो एसेट्स है वो इंडिविजुअल अपनी बुक वैल्यू फिगर्स पर विद देयर इंडिविजुअल बुक वैल्यू फिगर पर हम ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स रिलेशन अकाउंट, एसेट्स टू रिलेशन अकाउंट। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये पॉइंट्स आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको इन पॉइंट्स को प्रॉपरली समझना है। जो भी बात आपको नहीं समझ में आएगी आप उसको फ्रैंकली मेरे से पूछेंगे, नहीं तो बाद में आपको इन पॉइंट्स को कवर करने में बहुत समस्या आने वाली है। ठीक है, तो क्या है ये पॉइंट एक बार देख लेते हैं। An assets against which a provision or reserve has to be created should be transferred at its gross figure, not at its net figure. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेटर है, आपके डेटर हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज कर लीजिए आपके डेटर हैं बैलेंस शीट में, डेटर गिवन है आपको 20,000 रुपए का और नीचे लिखा हुआ है लेस प्रोविजन 3,000 रुपए का। डेटर कितने हैं आपके? 20,000 रुपए के, और जो प्रोविजन है वो कितना है आपका? 3,000 रुपीज का। तो जब आप बनाओगे रिलेशन अकाउंट तो डेटर आपके पूरे के पूरे 20,000 रुपए के शो होंगे डेबिट साइड में। माने 20,000 कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा अमाउंट शो होगा। और जो उसका प्रोविजन है ये वाला, इसे कहां शो करेंगे? ये ट्रांसफर होगा क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। माने लेस करके नहीं दिखाना है आपको। डेबिट में कितना शो करोगे? दोबारा बताओ। डेबिट में शो होगा पूरा 20,000 रुपए और क्रेडिट में ये शो होगा 3,000 से। आपको डेटर को नेट फिगर पे शो नहीं करना है, पूरा अमाउंट शो करना है। ग्रॉस असेट्स जो है वो पूरे अमाउंट से शो होंगी। प्रोविजन रिजर्व अगेंस्ट अ लायबिलिटी इज अ सेपरेट अकाउंट एंड दस इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट सेपरेटली लाइक एनी अदर असेट्स। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये भी कहां शो होगा? क्रेडिटर कहां शो होते हैं बैलेंस शीट? ये क्रेडिटर्स को कहां शो करेंगे? रिलेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो अगर किसी लायबिलिटी का भी कोई प्रोविजन बना हुआ है तो वो कहां शो होगा? फिर डेबिट साइड में, रिवर्स साइड में। द बैलेंस एट बैंक इज नॉट ट्रांसफर टू, क्यों नहीं ट्रांसफर करते? बिकॉज इट इज नॉट टू बी रियलाइज्ड बट इंस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्हेन आई एम सेलिंग माय बिजनेस टू एनी अदर पर्सन। एक फर्म ने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया और वो वही बिजनेस आगे एज इट इज कंटिन्यू करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे से बोला हो कि जो आपकी बुक्स में बैंक बैलेंस लिखा है वो आज से मेरा हो गया, उसका भी मैं आपको अलग से पेमेंट करूंगा। तो उस केस में मैं ये मानूंगा कि जो बैंक है वो भी मेरा और बाकी एसेट्स की तरह से रियलाइज्ड होगा। बट बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं जब क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या मानेंगे कि ये नॉट टू बी रियलाइज, तो नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बैंक और कैश जो है वो ट्रांसफर नहीं होते रिलेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? हाँ जी सर।
ओके, अब ध्यान से ये एग्जांपल आपको समझना है। ए एंड बी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था आपस में 3:2 का। एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना है इनको। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, तो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और पार्टनर्स की आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है इसमें? कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेब्ट्स, लेस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? पार्टनर्स ने आपस में अपनी एक पॉलिसी ली हुई है, उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो ये भी हमारी तरह की हमारी एक असेट्स है। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ डाटा है जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर बैलेंस शीट। एक मिनट, एक दो आइटम शायद ऊपर नीचे हो रहे हैं इसमें। आई विल सी 66,000 और प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, JLP, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस। उस तरफ क्या है? ये 20,000 रुपए का यहाँ पे फिगर चला गया गलती से बाय डिफॉल्ट। तो दिस इज योर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, ये डेफर्ड रेवेन्यू आपके 20,000 के हैं। यहाँ थोड़ा शो नहीं हो रहा, मैं चेक कर लूंगा बाद में इसको। उस तरफ क्या है आपका? ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम ए कौन है? ए पार्टनर है, पार्टनर से लोन लिया है। पार्टनर कौन कौन थे इसमें? ए एंड बी। लोन फ्रॉम मिसिस ए, मिसिस ए कौन है? आउटसाइडर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व्स, P&L अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है। जैसे कोई आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है तो उनके नाम का एक प्रोविडेंट फंड बन जाता है, और जब वो पर्सन कंपनी छोड़कर जाएगा, रिटायरमेंट लेगा, तो उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा वापस करना होता है। तो ये हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइबिलिटी है। लेकिन ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट? कि पूरा अमाउंट हमारा फ्री रिजर्व है जो पार्टनर्स में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है ये? प्लांट एंड मशीनरी से। जैसे डेटर का प्रोविजन था, ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या है? मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। और क्या गिवन है आपको? जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। करना क्या है हमें? एंट्री पास करना है टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू। अगर हमें खाली एसेट्स ट्रांसफर करनी हो तो जरा सोच के बताओ कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर करोगे वैल्यूएशन अकाउंट में? स्टॉक ट्रांसफर, कैश और बैंक नहीं होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा। बुक डेब्ट्स पूरे 1,32,000 से ट्रांसफर होंगे। प्लांट मशीनरी ट्रांसफर होगा, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, JLP ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट 20,000 से, गुडविल आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो अगर मुझे इसकी एंट्री पास करने को आएगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? आई विल पास एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू बुक डेट्स पूरे 1,32, टू प्लांट, टू लैंड बिल्डिंग, टू JLP, टू इन्वेस्टमेंट, टू गुडविल, टू प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सारी की सारी एसेट्स में बैलेंस शीट की ट्रांसफर कर दूंगा। और ये जो 4,80,000 रुपए कैसे आए? ये जो क्रेडिट में मैंने अमाउंट लिखे हैं, सब अमाउंट का टोटल है। ये कौन से का टोटल है? जो अमाउंट कहां शो हो रहे हैं? क्रेडिट साइड 1,60,000 से लेकर 2,000 तक के सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये आपको टोटल है, ये फाइंड आउट हो जाएगा 4,80,000 रुपए। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। लाइबिलिटी ट्रांसफर कैसे होंगे? वी विल ट्रांसफर ओनली, कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे? आउटसाइड लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रिलेशन अकाउंट। माने जो हमें आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है वो ट्रांसफर होगा, और किसी एसेट्स के
अगेंस्ट में हमने कोई प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो वो भी हम ट्रांसफर करेंगे। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब भी ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑल द रिकॉर्डेड आउटसाइडर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब ट्रांसफर होंगे। तो अगर सेम क्वेश्चन में मैं एंट्री पास करने लगूं तो जरा बताओ सेम क्वेश्चन में क्या एंट्री पास होती, कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर होती है अगर मैं इसमें ट्रांसफर करता तो सोच के बताओ। ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा, बिल्स पेबल ट्रांसफर होगा, लोन फ्रॉम ए ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। दिस इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी। लोन फ्रॉम मिसेस ए ट्रांसफर होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है ट्रांसफर होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर वो लोन फ्रॉम मिसेज ए क्या होगा? ये ट्रांसफर होगा क्योंकि मिसेस ए इज नॉट अ पार्टनर, ये आउटसाइडर है। अच्छा ठीक है सर। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व ट्रांसफर होगा क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी से कनेक्टेड है। अगर किसी एसेट्स के बदले में आपने कोई प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट कर रखा है तो वो भी ट्रांसफर होगा, लेकिन रिवर्स साइड ट्रांसफर होगा। जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। ये क्या होगा? डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके रेशो में। तो अगर मुझे इसकी एंट्री पास करनी पड़े तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, क्रेडिटर, बीपी, लोन फ्रॉम ए, सारे डेबिट हो गए टू रियलाइजेशन। क्लियर है बेटा? डाउट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपको इस पॉइंट पे? तो दो एस्पेक्ट हमने सीखे, एसेट्स ट्रांसफर कैसे होंगी और जो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी है वो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, एंट्री ऑन रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। अब ये जो एसेट्स है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम एसेट्स को रियलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री ऑन। तो एंट्री में चाहे एसेट्स वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। रिकॉर्डेड माने जो एसेट्स पहले से बैलेंस शीट में थी, दीज आर कॉल्ड रिकॉर्डेड एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड कौन सी होती हैं? जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं थी, हमने उसको शो नहीं कर रखा था, लेकिन जब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो वो भी बिक रही है। माने रिकॉर्डेड एसेट्स जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में थी और अनरिकॉर्डेड जो बैलेंस शीट में नहीं थी, क्योंकि लेकिन हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, कोई ओल्ड एसेट्स है जो गोडाउन में पड़ी हुई है और जब हम गोडाउन को खाली कर रहे हैं तो वो भी बिक गई। तो दिस इज जस्ट लाइक एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था लेकिन अभी भी उसका कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है। तो रिकॉर्डेड भी हो सकती है एसेट्स और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। तो कोई सी भी एसेट्स हो, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री एक ही पास होनी है। अगर मार्केट में बेचोगे फॉर कैश के लिए तो एंट्री बनाओगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यदि कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये थर्ड केस है इसके साथ में, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं सही करता हूं उसको, थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज। थर्ड केस है साथ में, when any assets is taken away by any of the creditors towards the full partial payment of his dues। इसका मतलब ये हुआ assets, इसका मतलब क्या हुआ? किसी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आपने उसको बदले में वो assets दे दी। assets give, assets taken, assets give to लायबिलिटी। लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए आपने वो असेट्स किसी को दे दी, तो इसका मतलब उस असेट्स का जो भी पैसा आपके पास तो कुछ आया नहीं है, असेट्स को हमने लायबिलिटी से सेट ऑफ कर दिया, तो नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं होगी उस केस में। किसी एसेट्स को हम किसी लायबिलिटी से सेट ऑफ कर रहे हैं
तो उस असेट्स का पैसा आने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। मार्केट में बेचोगे तो कैश, पार्टनर ने टेक ओवर किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ ये मैं आपको बता चुका हूं, फर्म असेट्स विच आर नॉट अपीयरिंग इन इट्स बैलेंस इन इट्स बुक आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। माने वो एसेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्लियर है? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द, अगर क्वेश्चन में असेट्स कितने का रियलाइज्ड हुआ ये मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, it is reasonable to assume that such assets has not realized any amount। तो हम ये मानेंगे कि उस असेट्स का हमारे पास कोई भी अमाउंट रियलाइज्ड नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आई आपको? सर ये वाला दोबारा समझा दो एक बारी। आपको बैलेंस शीट में असेट्स गिवन है और नीचे इंफॉर्मेशन में वो असेट्स कितने रुपए की सेल हुई या किसी पार्टनर ने कितने रुपए का टेक ओवर किया ये मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? कोई भी पैसा उसका नहीं मिला। इट हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट, तो उसकी सेल नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, जब तक ना गिवन हो। क्लियर? हाँ जी माने सर। बैलेंस शीट गिवन है और इंफॉर्मेशन में वो असेट्स कितने रुपए का रियलाइज हुआ या कितने रुपए का पार्टनर ने टेक ओवर किया ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या मानेंगे? सच असेट्स हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट, तो उसका एंट्री नहीं बनेगा रियलाइज होने का। क्लियर? जी सर। जैसे अब एंट्री की बात करेंगे, pass the entry for the following transaction on the dissolution of the firm A and B after the various assets। ठीक है, स्टॉक 1,60,000 का था, A took over 50% of the stock at 20% discount और रिमेनिंग स्टॉक हमने मार्केट में 30% ऑन कॉस्ट पर सेल कर दिया। कल हमने ट्राई किया था क्वेश्चन ये, तो एंट्री बताओ क्या बनेगी इसकी? कल याद आ गया क्वेश्चन? 50% स्टॉक को क्या किया है? यहां उल्टा लिखा हुआ है, ए ने आधा स्टॉक टेक ओवर किया है 20% डिस्काउंट पे और जो बाकी आधा स्टॉक है वो हमने मार्केट में बेचा। तो जो असेट्स जो स्टॉक ए ने टेक ओवर किया उसकी एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। कैसे आएगा? 160,000 का आपका स्टॉक था, उसका आधा कर दिया, उसका 20% डाउन कर दिया, कितना आया? 64,000। तो एंट्री बनी ए डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट और जो बाकी आधा स्टॉक है वो आपने मार्केट में 30% प्रॉफिट पर बेचा है, तो बाकी आधे स्टॉक का 30% प्लस हो जाएगा उसके अंदर, इट विल बिकम 1,04,000। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डेटर्स ₹1,32,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000, 24,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। कल भी पॉइंट रिपीट हुआ था ये, 1,32,000 के आपके डेटर्स हैं, तो मैंने बताया 24,000 रुपए रिड्यूस कहां होंगे? फ्रॉम डेटर। तो 132 में 24 काट कर बाकी पैसा आपका बैंक के थ्रू आ जाएगा। तो बैंक के थ्रू कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। पूरे अमाउंट में से 24,000 रुपए लेस करेंगे जो बैड डेट्स हुए। वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो तो अलग से शो होगा टुवर्ड्स क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट का। बैड डेट्स का इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। एनी डाउट? बिल्डिंग बुक वैल्यू 66,000,
sold for rupees 3 lakh through a broker who charge 2%, तो जो पैसे हमारे पास आएंगे उसकी एंट्री बनेगी। लैंड बिल्डिंग 3 लाख की बेची, लेकिन 2% का आपको उसका ब्रोकरेज पे करना पड़ा। सो हाउ मच अमाउंट रियलाइज्ड? 3 लाख में 2% कम कर देंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। क्लियर? यस सर। 400 देखिए बेटा, प्लांट मशीनरी 60,000 की थी, was handed over to a creditor at a discount of 10%. Yes, हमने असेट्स को लाइबिलिटी की पेमेंट के बदले में दे दिया। नो एंट्री विल बी पास्ड। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड हो गया 150% पे, 4,000 का 150% निकाल लेंगे और उतने रुपए का हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। नेक्स्ट एंट्री, गुडविल ₹30,000, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 2,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैविंग सरेंडर वैल्यू। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, जब फर्म डिसॉल्व होगी, ये याद कर लो बेटा, आपके कोर्स में बहुत डिटेल पॉइंट नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो पैसा आपको मिल जाएगा। एक तरह से हमारी पॉलिसी कैंसिल हो गई। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कैंसिल्ड अमाउंट, मैच्योर नहीं हुआ, आपको समय से पहले आपकी पॉलिसी खत्म हो गई, तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट, हमेशा मानेंगे। तो तीनों अमाउंट हमारे रियलाइज होंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक मिनट, ये कहां शो हो रहा है? ये बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस गिवन है। ये कहां की फिगर है? ये आपकी बैलेंस शीट में है। तो हम तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कुछ पैसे इनके आए हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? नो अमाउंट रियलाइज्ड। लेकिन जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसका मैंने बताया कि जो अमाउंट है वो हम मानेंगे बाय डिफॉल्ट हमें रियलाइज्ड हो गया। माने इस क्वेश्चन में ये जो आपको 30,000 और 2,000 रुपए दे रखा है, इतने का सेल हुआ ये नहीं है। ये कौन सी फिगर है? ये आपकी बुक वैल्यूज है। मैं लिख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। दिस इज योर बुक वैल्यू, ये आपका कोई रियलाइज अमाउंट नहीं है। ये तीनों के तीनों हमारी क्या है? दिस ऑल थ्री इज ऑफ योर बुक वैल्यू। और मैंने बताया था कि अगर असेट्स के बारे में ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसमें हम मानते हैं कि जो उसकी सरेंडर वैल्यू वाला अमाउंट है वो हमें रियलाइज हो गया। तो एंट्री क्या बनी? गुडविल नो एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस नो एंट्री, और जो आपका ये है सरेंडर वैल्यू ऑफ जीएलपी उसकी एंट्री हमारी पास हो। आप इसको रीजॉइन कर लीजिए एक बार बेटा प्लीज। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. कोई फर्नीचर था वो बुक में से राइट ऑफ हो चुका था और उस फर्नीचर को बेचकर आपको 3,000 रुपीज मिल गए। ये एक तरह से आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इसका पैसा आपके पास आ गया। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात। Z an old customer whose account for ₹1,000 was written off as bad. कोई Z कस्टमर था जिसका अकाउंट हम बंद कर चुके थे, उसने 60% पैसा हमें दे दिया। तो कितना पैसा आया हमारे पास? 1,000 का 60%, 600 रुपए। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है क्योंकि उसका अकाउंट बुक में से ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। ए पार्टनर मिस्टर एक्स एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। एक्स ने बोला कि फर्म की गुडविल मैं ले लूंगा और वो उसके बदले में हमें 30,000 रुपए दे रहा है। तो दिस इज लाइक एन एसेट्स टेकन अवे बाय पार्टनर। असेट्स पार्टनर ने टेक अवे कर ली। क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर टू एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? हाँ सर।
A joint life policy having a surrender value of 10,000 remained unrecorded. उससे मतलब नहीं, मैंने क्या बताया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट, हम मानते हैं। तो फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आपको मिल जाएगा। There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 400. और हमने माना कि वो 400 रुपए का बिक जाएगा। It was taken away by Y partner at a estimated price less 25%. माने कोई ओल्ड टाइपराइटर था जो हम मान रहे थे कि 400 रुपए कीमत है, लेकिन वाई ने उसको टेक ओवर किया और वाई ने कितने पैसे दिए, उसके एस्टिमेट प्राइस में 25% और कम कर दिया। सो हाउ मच अमाउंट पेड बाय वाई, 400 का 25% कम कर देंगे, 300 रुपए। तो एंट्री हमारे पास अल्टीमेट जो पैसा आया उससे बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 300 रुपए। ठीक है, वो कितने का था उससे मतलब नहीं है, उसका अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है उससे मतलब होता है। There were 100 shares of ₹10 each in Star Limited. जो फर्म है इसने स्टार लिमिटेड के 100 शेयर खरीदे हुए थे 2,000 रुपए की कीमत के, जो हमने अपनी बुक में से राइट ऑफ कर दिए क्योंकि पैसे तो कुछ शेयर डूब गए थे हमारे। बट अब उस शेयर का हमें 6 रुपए के हिसाब से पैसे मिल गए, और उस 6 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, उसको पार्टनर्स ने आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। तो कितना पैसा आया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 600 रुपी, और इसको पार्टनर ने टेक ओवर किया है। टेक ओवर कैसे किया है, अपने रेशो में, और रेशो क्वेश्चन में आपको तो एक्स डेबिट वाई डेबिट, जब रेशो ना पता हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, दे हैव एन इक्वल रेशो। तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, इट विल बी इक्वल रेशो। क्लियर? यस समझ में आया बेटा पॉइंट ये? यस सर।